हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग रामनवमी जुलूस में हिंसा, तलवारबाजी में 2 की मौत, 658 घायल। हजारीबाग रामनवमी के जुलूस के दौरान परंपरागत अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के दौरान रविवार की शाम तक जहां 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 658 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दशमी की रात से रामनवमी को लेकर आयोजित जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। एक की पहचान बड़ा बाजार थाना अंतर्गत बड़ा ग्वालटोली निवासी 23 वर्षीय अभिषेक कुमार पिता संजय राम के तौर पर की गई है। शनिवार की देर रात करीब 2 बजे झंडा चौक पर अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन के दौरान उस पर किसी ने चाकू से जोरदार हमला कर दिया। इस कारण उसकी छाती के दाईं तरफ बड़ा जख्म हो गया और तेज रक्तस्राव होने लगा। घायल होने के बाद उसे उपचार के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। रांची ले जाने के क्रम में ही रास्ते में अभिषेक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने रामनवमी जुलूस के दौरान ही अभिषेक की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। जबकि दूसरे युवक की पहचान दारू थाना अंतर्गत सिलवार निवासी 20 वर्षीय प्रिंस कुमार पिता शशि कुमार के तौर पर की गई है। सूत्रों की माने तो जुलूस के दौरान की जाने वाली तलवारबाजी में जामा मस्जिद के पास उसे किसी ने चाकू मार दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल होने के बाद जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विष्णुगढ़ की मासूम बेटी को न्याय दिलाने को लेकर आज हजारीबाग बंद, मनीष जायसवाल और भाजपा ने की सफल बनाने की अपील। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर उसकी निर्मम हत्या की हृदय विदारक घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। इस विभत्स और अमानवीय कृत्य के विरोध में तथा दोषियों पर अविलंब कठोरतम कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की घोषणा के अनुरूप आज 30 मार्च यानी कि सोमवार को हजारीबाग जिला पूर्णतः बंद रहेगा। इस गंभीर विषय पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने गहरी संवेदना और आक्रोश व्यक्त करते हुए हजारीबाग जिला वासियों से इस बंदी को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का आह्वान किया है। इससे पहले रविवार को कैंडल मार्च निकालकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि हमारी मासूम बेटी के साथ जो हुआ वह मानवता पर कलंक है और प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। उन्होंने जिले के तमाम व्यवसायियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अपने अपने प्रतिष्ठान स्वतः बंद रखकर इस विरोध प्रदर्शन में सहभागी बनने का विनम्र आग्रह किया है। बोकारो में रील बनाने के चक्कर में रेलवे तेल टैंकर पर चढ़े 7 युवक, 25 वोल्ट का करंट लगने से एक की मौत, दूसरा झुलसा। रील बनाने और सोशल मीडिया पर व्यू बटोरने के जुनून ने एक युवक की जान ले ली, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से झुलस गया। रविवार शाम करीब 4 बजे बोकारो रेलवे क्षेत्र के हम्प यार्ड में 7 दोस्तों का समूह वीडियो शूट करने पहुंचा था। ये सभी अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए और वहां खड़े रेलवे के खाली तेल टैंकर पर चढ़कर खतरनाक तरीके से शूटिंग करने लगे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी आदित्य ने बताया है कि इस दौरान सेक्टर 12F निवासी अभिमन्यु चटर्जी ट्रैक्शन की हाई वोल्टेज तार के बेहद करीब पहुंच गए और अचानक करंट की चपेट में आ गया। अभिमन्यु को झुलसता देख उसे बचाने के प्रयास में बारी कोऑपरेटिव निवासी कौशिक शर्मा भी आगे बढ़ा, लेकिन वह भी तेज करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि कौशिक गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि अभिमन्यु बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही इधर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल भेजा गया। आरपीएफ द्वारा राहत कार्य किया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने कौशिक शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिमन्यु चटर्जी का इलाज जारी है और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़े कर दिया है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ में युवा अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं।
गिरिडीह में झामुमो का 53वां स्थापना दिवस आज। झंडा मैदान में जुटेंगे सीएम समेत कई दिग्गज। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का 53वां स्थापना दिवस समारोह आज सोमवार को गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में आयोजित होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले भर से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को झंडा मैदान पहुंचकर मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आयोजन को शांतिपूर्ण और सफल बनाने पर जोर दिया। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पार्टी का स्थापना दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली पर्व के कारण कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह समारोह 30 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में उमड़ा जन सैलाब। 12 साल की मासूम के लिए कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी देने की मांग। हजारीबाग स्थित विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्बा क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में रविवार को कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई। कैंडल मार्च +2 उच्च विद्यालय से शुरू होकर अखाड़ा चौक, अस्पताल चौक और 7 माइल मोड़ तक गया, जहां लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। कैंडल मार्च में शामिल लोग बलात्कारियों को सजा दो, दोषियों को फांसी दो और पीड़िता को न्याय दो जैसे नारे लगा रहे थे। कैंडल मार्च में विशेष रूप से शामिल हुए सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा है कि यह घटना सभ्य समाज पर कलंक है और दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका यह आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही आंदोलनकारियों ने विष्णुगढ़ बाजार के दुकानदारों से 30 मार्च को स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जेटेट में क्षेत्रीय भाषाओं से उर्दू को हटाने का विरोध। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नई नियमावली में जिला स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से उर्दू को हटाए जाने पर आजसू ने रोष व्यक्त किया है। जमाल गद्दी ने इस निर्णय को असंवैधानिक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह उर्दू भाषी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। यह कदम समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करता है। आजसू ने मांग की है कि जेटेट 2026 में उर्दू को पुनः शामिल कर सभी जिलों में विकल्प के रूप में रखा जाए और तत्काल संवैधानिक अधिसूचना जारी की जाए। यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो छात्रों के हित के लिए राज्यव्यापी आंदोलन होगा। तेज रफ्तार का कहर, जन्मदिन मनाने निकले 2 दोस्तों की मौत। चांडिल में दर्दनाक सड़क हादसा। जमशेदपुर के चांडिल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक भीषण हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडी बजरंग चौक निवासी अमन कुमार 23 वर्षीय और विकास रजक 22 वर्षीय अपने दोस्त कैप्टन शर्मा के साथ देवड़ी मंदिर जा रहे थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 2:30 बजे चांडिल के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। हादसे में अमन कुमार और विकास रजक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कैप्टन शर्मा को मामूली चोट आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद अमन और विकास को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के दिन ही अमन का जन्मदिन था और वह दोस्तों के साथ मंदिर में पूजा करने जा रहा था। रामगढ़ में गोलीबारी, पतरातू फ्लाईओवर साइट पर फायरिंग, एक घायल। रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र में रविवार देर शाम फ्लाईओवर निर्माण कार्यस्थल पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने निर्माण कंपनी के साइट पर फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। राहुल दुबे गिरोह ने घटना की जिम्मेदारी ली है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जारी है। झारखंड में 6 अप्रैल से जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, ओपीडी सेवा रहेगी बाधित। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड संशोधन को लेकर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA झारखंड ने रविवार को आयोजित ऑनलाइन बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क IMA JDN द्वारा 6 अप्रैल से रिम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने की
की घोषणा की है, जिसके बाद ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित रहेगी जबकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। आईएमए के इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। आईएमए के प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यदि सरकार समयबद्ध और संतोषजनक समाधान नहीं देती है तो आंदोलन और तेज होगा। यदि 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू होती है तो राज्य के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मालूम हो कि इस आंदोलन के समर्थन में झांसा भी सामने आया है, जिसके बाद सदर अस्पतालों में भी सेवा बाधित हो सकती है। हजारीबाग की घटना के विरोध में धनबाद में कैंडल मार्च, सांसद का सरकार पर निशाना। हजारीबाग में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें धनबाद के सांसद धुलू महतो भी शामिल हुए। उन्होंने पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह कैंडल मार्च में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न केवल मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि दी बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपना आक्रोश भी जाहिर किया। इस दौरान हम न्याय चाहते हैं जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मार्च में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 10 अप्रैल तक बढ़ी अग्निवीर व महिला मिलिट्री भर्ती की अंतिम तिथि। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची ने अग्निवीर, जनरल ड्यूटी तथा महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आधिकारिक ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। ARO रांची ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की दलाली या भ्रामक जानकारी से बचने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या कार्यालय समय में ARO रांची कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। असम चुनाव बना झारखंड की राजनीति का नया रणक्षेत्र। चुनाव प्रचार में उतरी हेमंत सोरेन की टीम। असम विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की राजनीति का फोकस तेजी से पूर्व उत्तर की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झाममो की ओर से 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर चुनावी मुकाबले को नई दिशा दे दी है। इसके साथ ही वे अपनी पूरी टीम के साथ असम में कैंप कर रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि चुनाव तक झारखंड के कई प्रमुख नेता राज्य से बाहर सक्रिय रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झाममो के इस आक्रामक विस्तारवादी रुख ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री लगातार सभाएं, रोड शो और जो रणनीतिक बैठकों के जरिए स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सक्रियता के जवाब में भाजपा ने भी रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने झारखंड के कई नेताओं को असम में प्रचार के लिए भेजने का फैसला लिया है। कोडरमा में हाथी के हमले में महिला की मौत। महुआ चुनने गई थी, हाथी ने पटककर मार डाला, 7 गई महिलाएं जान बचाकर भागी। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत जामू स्थित हरलाडी गांव में रविवार सुबह हाथी के हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान 55 वर्षीय सीता देवी के रूप में हुई है। वह रामचंद्र साहू की पत्नी थी। परिजनों के अनुसार सीता देवी सुबह करीब 5:30 बजे गाँव की अन्य महिलाओं के साथ जंगल में महुआ चुनने गई थी। इसी दौरान अचानक एक हाथी वहां पहुंच गया। हाथी को देखते ही अन्य महिलाएं अपनी जान बचाकर भागने में सफल रही, लेकिन सीता देवी समय पर नहीं भाग सकी। हाथी उनके पास पहुंचा और अपनी सूंड से उठाकर उन्हें जमीन पर 2 से 3 बार पटक दिया। इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद 7 गई महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और किसी तरह हाथी को वहां से खदेड़ा। झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्ती। रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 8 अप्रैल तय। झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी विद्यालयों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के तहत ऐसे सभी विद्यालयों को 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। यह आदेश उन सभी स्कूलों पर लागू होगा जहाँ कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई संचालित की जा रही है। झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अब बिना मान्यता के स्कूल चलाना संभव नहीं होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दुबई में बोकारो के प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत, परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया। विदेश में प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला झारखंड के बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़की सिधावारा पंचायत का है, जहां के निवासी मनोज महतो की दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी कौशल्या देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति के साथ वहां मारपीट की गई, जिसके कारण शुक्रवार को उनकी जान चली गई। जानकारी के अनुसार बड़की सिधावारा गांव निवासी भैरव महतो के 42 वर्षीय पुत्र मनोज महतो 8 मार्च को रोजगार के सिलसिले में दुबई गए थे। परिजनों का कहना है कि वहां उन्हें उचित भोजन तक नहीं दिया जा रहा था और काम न करने पर प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि मारपीट के दौरान उन्हें गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। मनोज श्याम बिल्डिंग कंक्रीटिंग प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पीएम मोदी बोले, जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट, भारत चुनौती से निपट रहा, अफवाहों में न आए, सरकार की जानकारी पर भरोसा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इसकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हज यात्रा 2026, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लगाया अफवाहों पर विराम। बोले, 1530 यात्रियों की होगी सुरक्षित रवानगी। रविवार को रांची के कड्रू स्थित हज हाउस में हज की यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में इस साल हज पर जाने वाले लोगों ने भाग लिया। दरअसल हाल के दिनों में खाड़ी देशों की परिस्थितियों को लेकर हज यात्रियों के बीच उत्पन्न चिंताओं पर विराम लगाते हुए हज कमेटी के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि वे लगातार भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और अब तक ऐसी कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं हुई है जिससे हज यात्रा प्रभावित हो। डॉक्टर इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया है कि हज यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और पूरी व्यवस्था सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई परिवर्तन होता है तो सभी हज यात्रियों को समय पर सूचित किया जाएगा। हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि इस साल 1530 तीर्थ यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। झारखंड में आयुष्मान योजना के नाम पर अस्पतालों से ठगी, फोन कर बनाया जा रहा निशाना, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। झारखंड में स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार के साथ साइबर ठगी का नया और संगठित रूप सामने आया है। अब ठगों ने आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई पैनल अस्पतालों को फर्जी कॉल कर खुद को स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का करीबी बताने वाले लोग संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठगी बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही है। फोन करने वाला व्यक्ति पहले अस्पताल प्रबंधन का विश्वास जीतता है और फिर यह दावा करता है कि अस्पताल के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज है या केंद्र से जांच टीम आने वाली है। कई बार यह भी कहा जाता है कि अस्पताल के आयुष्मान क्लेम में गड़बड़ी पाई गई है और मामला गंभीर है। इसके बाद वह मामले को सुलझाने के नाम पर पैसे या सिस्टम से जुड़ी गोपनीय जानकारी मांगता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अस्पतालों और संबंधित संस्थानों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी फोन पर इस तरह की जानकारी या पैसे की मांग नहीं करता। रिम्स की नई पहल, 30 गरीब छात्रों को मुफ्त नीट कोचिंग, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा चयन। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट की निःशुल्क तैयारी की व्यवस्था आरंभ कर दी है। संस्थान की इस योजना के तहत सीमित सीटों पर चयन कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन रिम्स के मेडिकल छात्र छात्राओं के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रबंधन ने बताया कि कुल 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तय की गई है, जिससे आवेदन शुरू होते ही छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
आदित्य साहू का आरोप, गरीबों की गढ़ी कमाई से करोड़ों का आवास बनवा रहे मुख्यमंत्री। रांची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर 100 करोड़ से ज्यादा की लागत का मुख्यमंत्री आवास बनाए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि खुद को गरीबों की सरकार का अगुवा कहने वाले मुख्यमंत्री 100 करोड़ का जो शीश महल बनवा रहे हैं वह झारखंड के आदिवासी और स्थानीय जनता की मेहनत की कमाई की फिजूल खर्ची है। आदित्य साहू ने कहा कि इस संबंध में भवन विभाग ने टेंडर जारी किया है जिसकी कुल लागत 67 करोड़ की है। इसमें इंटीरियर और फर्नीचर का खर्च नहीं जोड़ा गया है। निर्माण पूरा होने पर इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया है कि आवास का टेंडर 2 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड होगा। 29 अप्रैल तक टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि है और 30 अप्रैल को इसे खोला जाएगा। प्री बीड बैठक 8 अप्रैल को होगी। आदित्य साहू ने कहा कि ये फिजूल खर्ची ऐसी है कि 2 करोड़ का फव्वारा, 2.5 करोड़ का गार्डन बनेगा। मुख्य बैठक कक्ष में शीशे का आलीशान ड्राइंग रूम होगा जिसका शीशा विदेश से मंगाया जा रहा है। भवन में लगाए जाने वाले टाइल्स को इटली से मंगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भवन में आधुनिक जकूजी, सोना बाथ और मसाज रूम पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्यपाल ने रांची में बन रहे आधुनिक पुस्तकालय का किया निरीक्षण। कहा, युवाओं के लिए ये होगा ज्ञान का नया केंद्र। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को मोरहाबादी रांची जाकर वहां निर्माणाधीन आधुनिक पुस्तकालय का निरीक्षण किया तथा कार्यरत अभियंताओं एवं कर्मियों से इसकी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भजन नहीं बल्कि ज्ञान, अध्ययन और उज्जवल भविष्य की एक मजबूत नींव है। उन्होंने इस परियोजना में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत दिए गए योगदान के लिए उन्हें बधाई दी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राजधानी रांची को शीघ्र ही एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न लाइब्रेरी प्राप्त होगी। यह 6 मंजिला पुस्तकालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा जहां एक साथ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के युवाओं के लिए ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्वास का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। झारखंड पुलिस में आधुनिक हथियारों की कमी, अब 30 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे हथियार और उपकरण। झारखंड पुलिस में हथियारों की कमी को देखते हुए सरकार ने लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च कर नए हथियार और आधुनिक उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। हथियारों की खरीद केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस के लिए ड्रोन, नाइट विजन कैमरा, हाई रेंज राइफल और आधुनिक संचार उपकरण खरीदे जाएंगे। इन संसाधनों से नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन चलाने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। उल्लेखनीय है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य पुलिस के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों की करीब 49% तक की कमी है, जिसके कारण कई जगहों पर अब भी SLR जैसे पुराने हथियारों पर निर्भरता बनी हुई है। राज्य सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, बोकारो, चतरा और लातेहार जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, झारखंड को कुश्ती में 2 स्वर्ण, महिला हॉकी और फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में बनाया स्थान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलो ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं महिला फुटबॉल और महिला हॉकी टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब तक झारखंड की झोली में कुल 6 पदक आ चुके हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतियोगिता के तहत सरगुजा में हुई कुश्ती स्पर्धा में झारखंड के पहलवानों ने दमखम दिखाया। महिला वर्ग में पूनम उरांव ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंजित मुंडा ने 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा चंचला कुमारी ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर टीम के पदक तालिका में इजाफा किया। कुश्ती में झारखंड की उम्मीदें अभी और बाकी है। आज 30 मार्च को राज्य के पहलवान 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले में उतरेंगे, जिससे पदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं इधर रायपुर में आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने अपने तीसरे लीग मैच में मेघालय को 4-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ ही झारखंड की टीम 9 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका मुकाबला 31 मार्च को गुजरात से होगा।
असम में भाजपा पर बरसी शिल्पी नेहा तिर्की, कहा जनता को कर रहे हैं गुमराह। शिल्पी नेहा तिर्की ने असम चुनाव के दौरान डिब्रूगढ़ के पनीतुला करम भवन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल मामा मामी यानी कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार का ही विकास हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रांजल घटवार के समर्थन में आयोजित इस सभा में नेहा तिर्की ने कहा है कि असम के चाय बागान, श्रमिकों और ट्री ट्राइब समुदाय की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तिर्की ने कहा कि भाजपा सरकार श्रमिकों के वेतन बढ़ाने का दावा करती रही है, लेकिन इसका लाभ जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और शासन व्यवस्था आम जनता के बजाय निजी हितों की ओर झुका हुआ है। अंत में उन्होंने असम की जनता, खासकर टी ट्राइब्स समुदाय से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों और जनहितकारी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के गठन के लिए कांग्रेस का समर्थन करें। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पेट्रोल पंप पर डकैती व लूटपाट के 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती और लूटपाट करने वाले 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से रिवॉल्वर, मोबाइल, 6 चाकू, बाइक, नकदी समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने हाल के दिनों में रांची के अलग अलग थाना इलाकों में लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था। इन अपराधियों ने टाटी शिल्वे, बीआईटी मिश्रा, पुंदाग इलाकों में लगातार पेट्रोल पंपों को निशाना बना रहा था। वहीं ओरमांझी में चाकूबाजी और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ड्यूटी में डांस, धनबाद के राजगंज थाना प्रभारी का वीडियो वायरल। धनबाद जिले की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राजगंज थाना प्रभारी अलीशा अग्रवाल ड्यूटी के दौरान डांस करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो राजगंज क्षेत्र में आयोजित चैती दुर्गा पूजा के मौके पर हुए डांडिया नाइट कार्यक्रम का है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई थी। वायरल वीडियो में थाना प्रभारी वर्दी में मंच के पास कुछ महिलाओं के साथ भोजपुरी गाने पलंग सागवान पर डांस करती दिखाई दे रही है। इस गाने को अक्सर फुहड़ या अश्लील श्रेणी में रखा जाता है, जिसके कारण यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गोड्डा में गणतंत्र मेला महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा माहौल। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित चतुर्थ राजकीय गणतंत्र मेला महोत्सव 2026 का रविवार को भव्य उद्घाटन राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह 2 दिवसीय महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को जोड़ते हैं और स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। 29 और 30 मार्च को हो रहे इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार, गायक, कवि और नर्तक शामिल हो रहे हैं। पहले दिन ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और शहर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पलामू में अंचल अधिकारी और सीआई के साथ धक्का मुक्की, 8 के खिलाफ नामजद एफआईआर। पलामू जिले के हरिहरगंज में नेशनल हाईवे 98 पर अंचल अधिकारी और अंचल रक्षक के साथ हाईवा मालिक एवं ड्राइवर ने धक्का मुक्की की है। आरोपी धक्का मुक्की के बाद सभी जब्त हाईवा को छुड़ा ले गए। पूरे मामले में हरिहरगंज थाना में हाईवा मालिक और ड्राइवर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। सभी हाईवा मालिक हरिहरगंज और पिपरा के रहने वाले हैं। दरअसल हरिहरगंज में नेशनल हाईवे 98 पर अंचल अधिकारी और अंचल रक्षक अवैध माइनिंग के खिलाफ हाईवा की जांच कर रहे थे। इसी क्रम में 4 स्टोन चिप्स लदे हुए हाईवा को रोका गया। जांच के क्रम में हाईवा मालिक एवं अन्य लोग मौके पर पहुंचे। हाईवा मालिक एवं अधिकारियों के बीच हल्की बहस हुई। बहस के दौरान ही हाईवा मालिक एवं ड्राइवर ने अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की के बाद सभी स्टोन चिप्स लदे हुए हाईवा को लेकर फरार हो गए। अंचल अधिकारी एवं अंचल रक्षक मामले को लेकर जांच कर रहे थे। वहीं दोनों ने स्थानीय स्तर पर पुलिस से मदद नहीं मांगी थी और न ही जानकारी दी थी। अधिकारियों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। गुमला में सड़क हादसा, ओवरटेक के दौरान बस से टकराया ऑटो, कई यात्री घायल। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के गुमला जसपुर रोड स्थित सीलम ढलान के पास रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया।
रायडी से गुमला आ रहा ऑटो एक बस से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो में यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बस से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए जुट गए और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार कई लोगों के सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। जामताड़ा के न्यू टाउन में शिक्षिका के घर चोरी, कीमती जेवरात लेकर चोर हुए फरार। जामताड़ा शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार न्यू टाउन में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। चोरों ने इस इलाके में रहने वाली एक स्थानीय शिक्षिका इंदु तिवारी के सूने घर को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए की कीमती जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने शिक्षिका के घर के पीछे की खिड़की को बेहद शातिर तरीके से तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। घर में प्रवेश करने के बाद चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखे सोने चांदी के सभी कीमती आभूषण समेट लिए। पीड़िता इंदु तिवारी के मुताबिक चोरी किए गए इन जेवरात की कुल अनुमानित कीमत 80,000 रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी भय और रोष का माहौल है। पीड़िता ने तुरंत इस मामले की लिखित शिकायत जामताड़ा थाना में दर्ज कराई है। आवेदन मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और घर का मुआयना कर मामले की गहन छानबीन में जुट गई है। जमशेदपुर के ओलीडी में युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला। जमशेदपुर के ओलीडी थाना क्षेत्र की मून सिटी में रविवार दोपहर एक युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले में सतीश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। घटना दोपहर करीब 3 बजे साईं मंदिर के पास की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। बोकारो का चंद्रपुरा डीवीसी प्लांट में भीषण आग, सीआईएसएफ की वजह से टला बड़ा हादसा, धू-धू कर जला एमसीसी 2 पैनल। बोकारो जिले के डीवीसी चंद्रपुरा प्लांट में रविवार की शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शाम करीब 7 बजे सीएचपी सेक्शन से जुड़े एमसीसी 2 में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पैनल से काला धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में वह धू-धू कर जलने लगा, जिससे पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत सीआईएसएफ ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल वाहनों के साथ टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता के कारण आग को अन्य मशीनों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। पलामू में प्रेमी से बात करने के बाद नाबालिग लड़की की मौत, जांच में जुटी पुलिस। प्रेमी से फोन पर बात करने के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मामले में प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। नाबालिग पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के मान आहर गांव की रहने वाली थी। दरअसल नाबालिग लड़की लेसलीगंज थाना क्षेत्र में अपने नानी के घर में मौजूद थी। इसी क्रम में फोन कॉल पर उसकी अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसी बहस के बाद नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मान आहर से उसके परिजन मौके पर पहुंचे और लड़की का शव लेकर अपने घर ले गए। इधर परिजन पुलिस को बिना जानकारी के अंतिम संस्कार करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी हाथ लग गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में हस्तक्षेप के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों ने पूरे मामले में पलामू के लेसलीगंज थाना में नाबालिग लड़की के प्रेमी टुनटुन पासवान के खिलाफ लिखित में आवेदन दिया है। वहीं टुनटुन पासवान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।